हम जो केवीएस का पीआरटी इंग्लिश ग्रामर और पीआरटी हिंदी के जो सिलेबस हमें दिया हुआ है उसको हम देखेंगे आज, ठीक है। तो सबसे पहले पीआरटी इंग्लिश ग्रामर एंड यूजेज वाला टॉपिक देख लेते हैं, ग्रामर और यूजेज। तो टीचर बनने के लिए हमें इंग्लिश के रूल्स एकदम पक्के होने चाहिए। तो सिलेबस में ये सारे टॉपिक दिए गए हैं। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाता है, इसमें नाउन जो नाम होता है, ठीक है, प्रोनाउन सर्वनाम ही शीट जो होता है ना, वर्ब्स जो काम एक्शंस के बारे में बताए, स्टेट के बारे में बताए, अकरेंस के बारे में बताए, है ना। फिर उसके बाद एडवर्ब्स काम कैसे हुआ, स्लोली फास्ट, ये एडजेक्टिव्स वो विशेषता बताता है, गुड है बैड है रेड है कैसा है। प्रेपोजिशन जगह बताता है ना, इन ऑन एट। और कंजंक्शन क्या होता है, जोड़ने वाले शब्द होते हैं, ठीक है, जैसे कि एंड बट ये। तो ये होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। फिर उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर दिया हुआ है। टाइप्स ऑफ सेंटेंस हमें पता ही है, सिंपल, नेगेटिव, क्वेश्चन वाले सेंटेंस जिसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, है ना। फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट दिया हुआ है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, जैसे ही इज़, ही आर नहीं, ठीक है। फिर पैरेललिज्म में क्या होता है, सेंटेंस का बैलेंस सही होना चाहिए, जैसे आई लाइक रीडिंग राइटिंग एंड स्विमिंग, ना कि टू स्विम। आई लाइक रीडिंग राइटिंग एंड टू स्विम नहीं बोलेंगे, स्विमिंग ही बोलेंगे, पैरेललिज्म बोलते हैं इसे, ठीक है। फिर सेंटेंस कनेक्टर्स क्या होते हैं, वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द। फिर दिया हुआ है भाई साहब टेंसेज एंड देयर यूजेज। एक्टिव पैसिव वॉइस, जैसे आई एट एन एप्पल, ये है एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस, एन एप्पल वॉज ईटन बाय मी, एन एप्पल वॉज ईटन बाय मी, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, ठीक है, काल का सही क्रम। और रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। फिर क्लॉजेज आ जाता है, क्लॉजेज नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, ठीक है। शब्दों का वो ग्रुप जिसमें अपना सब्जेक्ट और वर्ब हो, ठीक है, अपना सब्जेक्ट और वर्ब हो। इसके बाद कॉमन एरर्स आर्टिकल्स में, ठीक है, ए एंड द, मॉडिफायर्स, रिडंडेंसी, अनावश्यक शब्द इस्तेमाल करना, ठीक है, वो होता है रिडंडेंसी। जैसे रिटर्न बैक बोलना गलत है, क्योंकि रिटर्न का मतलब ही बैक होता है। और वर्ड ऑर्डर की गलतियां पकड़ना, ये हमें इसमें आ जाता है कॉमन एरर्स में, ठीक है। फिर एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग, गलत सेंटेंसेस को यानी एरर डिटेक्शन को ढूंढकर उन्हें सही करना, सेंटेंस करेक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाता है, ठीक है। तो अगर टीचर ही क्लास में ही गो टू मार्केट बोलेगा यानी गलत सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलेगा तो बच्चे क्या सीखेंगे। बच्चों को सही इंग्लिश बोलना सिखाने के लिए टीचर की ग्रामर परफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो एग्ज़ाम में आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा जिसमें कोई छुपी हुई गलती होगी, कॉमन एरर या रिडंडेंसी, ठीक है। आपको ग्रामर के रूल्स याद करके उस गलती को पकड़ना है, प्रूफ रीडिंग करनी है और ठीक करना है, ठीक है। तो जैसे मान लो जब आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पर कोई सामान वापस करते हैं, रिटर्न करते हैं, तो कस्टमर केयर वाले को कहते हैं कस्टमर केयर वाले क्या कहते हैं, योर रिफ़ंड हैज़ बिन प्रोसेस्ड, पैसिव वॉइस में, है ना। ये पैसिव वॉइस यूज़ होता है क्योंकि काम रिफ़ंड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है करने वाले से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रिफ़ंड। तो योर रिफ़ंड हैज़ बिन प्रोसेस्ड, ठीक है, इसलिए पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं वो लोग, ठीक है। तो सही ग्रामर से हमारी इंग्लिश प्रोफेशनल लगती है, लोग हमारी बात को ध्यान से सुनते हैं और हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। तो याद रखने की 3 पिलर्स होते हैं, SEC माने स्ट्रक्चर वाक्य बनाना, E माने एरर्स गलतियाँ ढूंढना, और क्लॉज या कनेक्टर्स वाक्यों को जोड़ना। तो यही था भाई हिंदी में मोटा मोटा। अब हिंदी देख लेते हैं, हिंदी का सिलेबस, साहित्य और व्याकरण। पीआरटी में हिंदी का सिलेबस बहुत ही अच्छा है, ठीक है, डिटेल में है। तो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो है हिंदी साहित्य का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर, ठीक है। हिंदी भाषा कैसे शुरू हुई और कैसे आगे बढ़ी, इसके बारे में है इसमें।
यानी कैसे शुरू हुई और कैसे आगे बढ़ी। फिर गद्य साहित्य की विधाएं दी हुई हैं, प्रोज जॉनराज। अब इसमें क्या क्या आ जाते हैं भाई चीज़ें, कहानी और निबंध यानी स्टोरी और एस्से, है ना। जीवनी यानी बायोग्राफी, वो क्या होती है, किसी दूसरे महान इंसान की ज़िंदगी की कहानी लिखना, बायोग्राफी होती है। आत्मकथा क्या होती है, ऑटोबायोग्राफी, अपनी खुद की ज़िंदगी की कहानी लिखना। रिपोर्टाज वो क्या होता है, किसी घटना को बिल्कुल आंखों देखे हाल रिपोर्ट की तरह लिखना, जैसे इंग्लिश में रिपोर्ट लिखते हैं, बिल्कुल आंखों देखा हाल लिख देना। फिर अपठित गद्यांश पद्यांश दिया हुआ है, अनसीन पैसेज और कविताएं ही होती हैं ये, ठीक है। प्रसिद्ध मुहावरे और लोकोक्तियाँ, इंग्लिश में वही फेमस इडियम्स और प्रोवर्ब्स के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। प्रोवर्ब्स वही होती है लोकोक्तियाँ और इडियम मुहावरे, ठीक है। और व्याकरण में क्या दिया हुआ भाई, ग्रामर एंड यूजेज में, तो इसमें दिया हुआ है संज्ञा विशेषण वचन और उनका व्यवहारिक प्रयोग, भाई नाउन एडजेक्टिव सिंगुलर प्लूरल और रोज़मर्रा में इस्तेमाल, ठीक है। गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं, ये बहुत ही खास है, 1 से 100 तक की गिनती हिंदी में आना, ठीक है। जैसे 71, 82, 79, है ना, 89 होता है 89, 79 होता है 79 और 69 होता है 69, ठीक है। क्योंकि प्राइमरी टीचर को मैथ भी हिंदी में समझाना पड़ सकता है। फिर संयुक्त अक्षर भी की पहचान आपको होनी चाहिए, छ त्र ज्ञ श्र जैसे मिले हुए अक्षरों को पहचानना आना चाहिए, है ना। पर्याय और विलोम शब्द आने चाहिए, है ना, लेवल के हिसाब से, प्राइमरी लेवल के हिसाब से सिनोनियम्स और एंटोनियम्स। फिर सर्वनाम और लिंग की पहचान, है ना, प्रोनाउन और जेंडर समझना। विशेषण का संज्ञा के साथ सुसंगत प्रयोग, जैसे अच्छा लड़का सही है, अच्छी लड़का गलत है ना। विशेषण और संज्ञा का मैच होना जरूरी है। फिर क्रिया काल और कारक चिन्हों की पहचान, वर्ब टेंस और केस, जैसे ने को से के लिए, ये पहचानना, ठीक है, ये होता है कारक। अब शब्दों के संदर्भ में लिंग का प्रयोग, ठीक है, ये है एक टॉपिक, शब्दों के संदर्भ में लिंग का प्रयोग। संधि, संधि विच्छेद, पर्यायवाची, वर्ड्स का जेंडर, है ना, ये पता होना चाहिए। जैसे दही खट्टा होता है तो दही है पुल्लिंग। शब्दों को जोड़ना संधि होता है, तोड़ना संधि विच्छेद होता है कि नहीं। अब प्राइमरी लेवल के बच्चों को हिंदी की गिनती यानी संख्याएं और मात्राओं में बहुत कन्फ्यूज़न होता है। अगर टीचर को जीवनी और आत्मकथा का फ़र्क या छ और त्र संयुक्त अक्षर का ज्ञान नहीं होगा तो बच्चों का बेस कमज़ोर रह जाएगा। बेस ही तो मजबूत करना है, ठीक है। तो एग्ज़ाम में आपसे डायरेक्ट रूल नहीं पूछते, बल्कि उनका व्यवहारिक प्रयोग पूछते हैं, प्रैक्टिकल यूज़। जैसे एक सेंटेंस दिया जाएगा, राम ने रोटी खाया, आपको इसमें लिंग की गलती पकड़कर इसे राम ने रोटी खाई करना होगा, क्योंकि रोटी स्त्रीलिंग है, ठीक है। अब जैसे भाई मुहावरे वगैरह भी है ना इसमें, तो मुहावरे इडियम्स होते हैं। तो जब आप बहुत भूखे होते हो तो कहते हैं ना हम कि पेट में चूहे कूद रहे हैं, है ना। और हिंदी के संख्याएं का कहाँ यूज़ होता है भाई, जब आप बाज़ार में सब्जी वाले को पैसे देते हो तो वो कहता है भैया 78 रुपये हुए। अगर आपको हिंदी की गिनती नहीं आती तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना, 78 मतलब क्या, है ना। तो हिंदी में गिनती आनी चाहिए। तो अपनी मातृभाषा को गहराई से जानने से हम अपनी कल्चर से जुड़ते हैं। सही हिंदी बोलने से हमारे कम्युनिकेशन में वज़न आता है, मिठास आती है ना, और अच्छी हो जाती है हमारी कम्युनिकेशन, ठीक है, इफ़ेक्टिव हो जाती है। तो हिंदी साहित्य की 3 कथाएं, जीवनी होती है दूसरों का जीवन, है ना, आत्मकथा अपना जीवन, और रिपोर्टाज अपना आंखों देखा हाल। तो हमने क्या क्या देखा, रूल के हिसाब से एक भी जो टॉपिक है वो भाई एक एक टॉपिक देख लेना होता है, ठीक है। अब देखो हमने वो तो कर लिया था, इंग्लिश पीआरटी इंग्लिश में ग्रामर और यूजेस देख लिया, पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेंटेंस स्ट्रक्चर, पैरेललिज्म, टेंसेस, क्लॉजेज, रिडंडेंसी, एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग ये देख लिया। और पीआरटी हिंदी का सिलेबस देख लिया, है ना, हिंदी साहित्य का इतिहास मोटा मोटा देखा है, अच्छे से नहीं देखा, है ना, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ कवर कर पाएँ।
गद्य की विद्याएं, मुहावरे, व्याकरण, संयुक्त अक्षर, हिंदी संख्याएं, विशेषण संज्ञा का प्रयोग, है ना। अब हम देखेंगे भाई मैथमेटिक्स का सिलेबस, पीआरटी का मैथमेटिक्स का सिलेबस देखेंगे। इसमें ज्योमेट्री और ये सब आ जाता है, अर्थमेटिक, मनी और ये सब, ठीक है। और फिर उसके बाद पीआरटी ईवीएस, ठीक है। तो चलो फिर वो भी कर लेते हैं। तो अब हम देखने जा रहे हैं मैथ का सिलेबस, ठीक है। पीआरटी प्राइमरी टीचर में मैथ का सिलेबस एक ही उस पैराग्राफ में दिया गया है, लेकिन इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं, ठीक है। अब चूँकि आपने बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड करना है, एक एक चीज़ करनी है ना, पेपर में तो कुछ भी आ सकता है। तो सबसे पहले शुरू कर रहे हैं हम जियोमेट्री और नंबर्स को पूरी उससे समझेंगे गहराई से, ठीक है। तो जियोमेट्री में शेप्स, स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग, सॉलिड्स अराउंड अस, ये है आ जाता है, ठीक है। तो सिलेबस का पहला शब्द है जियोमेट्री, ज्यामिति। प्राइमरी लेवल पर इसका मतलब है बड़े बड़े थ्योरम्स सॉल्व करना नहीं है, ठीक है। यहाँ हमें 3 शब्दों को समझना है, ठीक है। जियोमेट्री में हमें 3 शब्दों को समझना, शेप्स यानी आकार, और स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग, और सॉलिड्स अराउंड अस। अब शेप्स में क्या आ जाता है, 2D आकृतियाँ जो बिल्कुल फ्लैट चपटी होती हैं, ठीक है। जैसे स्क्वायर, है ना, वर्ग, रेक्टेंगल, आयत, ट्राइंगल, त्रिभुज, और सर्कल, गोला, ये क्या है, 2D प्लेन है ये। फिर स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग में स्थानिक समझ, यानी स्पेस या जगह की समझ, यानी बच्चों को यह समझाना कि कौन सी चीज़ ऊपर है, कौन सी नीचे, क्या अंदर है, क्या बाहर है, और कौन सी चीज़ किस जगह में फिट आ सकती है, ये चीज़ समझाना। पजल वगैरह, है ना, सॉल्व करवाना, या क्लास में देख के बताना कि कितने बच्चे आ सकते हैं, कितनी बेंच आ सकती हैं, है ना। फिर सॉलिड्स अराउंड अस, हमारे आसपास के ठोस पदार्थ, ये 3D शेप के होते हैं जिन्हें हम हाथ से पकड़ सकते हैं, जैसे क्यूब, पासा, है ना, क्यूबॉइड, घनाभ, है ना, बक्सा, ये रेक्टेंगल से मिलके हाइट देके बनता है। सिलेंडर, है ना, बेलन या पाइप जैसा जो होता है। शंकु और स्फेयर, है ना, कोन और स्फेयर, है ना, गेंद। अब अगर स्पेशल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी बच्चों को या हमें, तो हम कभी अपने स्कूल बैग या जो भी हमारा बैग है उसमें सही से किताबें या जो भी चीज़ हमें पैक करनी है वो पैक नहीं कर पाएंगे, है ना। तो टीचर को ये सिखाना आना चाहिए ताकि बच्चों का दिमाग लॉजिकल बन सके और वे अपने आसपास की दुनिया के आकार को समझ सके, ठीक है। तो टीचर क्लास में बच्चों को रटवाता नहीं है, बिल्कुल वो रटवाता नहीं है कि ये सिलेंडर है। वो बच्चों से पूछता है कि तुम्हारी पानी की बोतल का आकार कैसा है, या बर्थडे कैप किस शेप की है ना, कौन, है ना। तो बच्चा खेल खेल में शेप्स को अलग अलग तरीके से यानी सॉर्टिंग करके, ग्रुपिंग करके सीखता है। स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, जब आप कार में ढेर सारा सामान पैक करते हो तो आप दिमाग लगाते हो कि ये बड़ा सूटकेस नीचे आएगा और छोटा वाला ऊपर, यही स्पेशल अंडरस्टैंडिंग है ना। सॉलिड अराउंड अस में मम्मी की रोटी सर्कल होती है, 2D है, लेकिन मम्मी का बेलन सिलेंडर है ना, 3D है। तो इस समझ से ही आगे चलकर बच्चे अच्छे इंजीनियर, आर्किटेक्ट या डिज़ाइनर बनते हैं, क्योंकि उन्हें जगह और आकार का सही अंदाज़ा हो जाता है। तो 2D शेप वो जिन्हें सिर्फ ड्रॉ कर सकते हैं पेज पर, 3D शेप जिन्हें हाथ से पकड़ सकते हैं रियल लाइफ में, ठीक है। अब इसके बाद नंबर्स, डेवलपिंग अ सेंस ऑफ नंबर्स, काउंटिंग एंड ऑपरेशंस ऑफ नंबर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ठीक है। फाउंडेशन है ये। तो भैया ये है फाउंडेशन, ये मैथ की असली नींव है ना। सिलेबस इसे 3 स्टेप में बांटता है। डेवलपिंग अ सेंस ऑफ नंबर्स यानी संख्याओं की समझ, सिर्फ 1 2 3 रटना नहीं, बल्कि ये फील करना कि 5 का मतलब 5 उंगलियां या 5 टॉफ़ियाँ होती हैं, है ना। कौन सा नंबर बड़ा है, ग्रेटर दैन, स्मॉलर दैन का साइन, है ना, इक्वल टू का साइन, ये सब बताना, है ना। फिर काउंटिंग यानी गिनती, आगे की गिनती फॉरवर्ड काउंटिंग, पीछे की गिनती बैकवर्ड काउंटिंग, और छोटे छोटे या छोड़ कर गिनना स्किप काउंटिंग, है ना, जैसे 2 4 6 8 ये। फिर इसके बाद ऑपरेशंस ऑफ नंबर्स यानी संख्याओं पर क्रियाएं। मैथ के 4 बेसिक पिलर होते हैं, एडिशन जोड़ना यानी चीज़ों का बढ़ना, सब्ट्रैक्शन घटाना चीज़ों का कम होना,
मल्टीप्लिकेशन बार बार जोड़ना, रिपीटेड एडिशन, और डिवीज़न बराबर हिस्सों में बांटना, इक्वल शेयरिंग। ठीक है। अगर नंबर सेंस नहीं होगा तो बच्चा कभी मैथ से दोस्ती नहीं कर पाएगा, वो हमेशा कैलकुलेशन से डरेगा। ऑपरेशंस हमारी रोज़मर्रा की हर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है। अब देखो, टीचर बच्चों को 3 × 4 12 रटवाने की बजाय 3 3 के 4 ग्रुप बनाकर कंकड़ या माचिस की तिल्लियों से सिखाता है कि देखो बेटा, ये असल में 3 + 3 + 3 + 3 ही है ना। अब देखो, सेंस ऑफ नंबर्स कहाँ काम आता है। जब आप देखते हैं कि एक लाइन में 50 लोग खड़े हैं और दूसरी में 10, तो आप 10 वाली लाइन में जाते हो, आपको नंबर का सेंस है ना। सुनते ही आप पता करते ही आप बता दोगे, है ना। बच्चे मतलब कि हम तो देख के भी बता सकते हैं। फिर उसके अलावा डिवीज़न, जब घर में एक पिज़्ज़ा आता है जिसमें 8 स्लाइस हैं और आप 4 भाई बहन हो, तो आप दिमाग लगाते हो 8 / 4 2, यानी सबको 2 2 स्लाइस मिलेगी, है ना। और देखो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के बिना कोई इंसान बाज़ार से एक पैकेट दूध भी नहीं खरीद सकता। ये हमें इंडिपेंडेंट बनाता है, आत्मनिर्भर। ठीक है। तो ऑपरेशन के लिए बोर्ड मास का रूल भी याद रखना ज़रूरी है। ठीक है। लेकिन प्राइमरी में सिर्फ 4 हीरो होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न। डॉक्टर के साइन से लेकर पिज़्ज़ा काटने तक, है ना। समझ में आई बात। तो ये होता है हमारा सेंस ऑफ नंबर्स। अब इसके बाद मेंटल अर्थमेटिक एंड फ्रैक्शनल नंबर्स। भाई साहब, ये क्या होता है? मानसिक अंकगणित, यानी बिना पेन और पेपर उठाए अपने दिमाग में ही, माइंड के अंदर ही कैलकुलेशन कर लेना। मतलब भाई साहब, माइंड के अंदर ही कैलकुलेशन कर ली। फिर फ्रैक्शनल नंबर्स क्या होते हैं? भिन्न, किसी एक पूरी यानी होल चीज़ के टुकड़े या हिस्से करना, जैसे आधा, चौथाई, है ना, 1/4, है ना, 3/4, पौना, यानी किसी चीज़ के टुकड़े या हिस्से करना। तो दुकान पे खड़े होकर आप पेन पेपर लेकर हिसाब तो लगा नहीं सकते, वहाँ मेंटल अर्थमेटिक काम आता है। और फ्रैक्शंस के बिना आप कभी किसी चीज़ का सही बंटवारा भी नहीं कर सकते, तो फ्रैक्शन इसलिए ज़रूरी है। तो टीचर क्लास में ट्रिक सिखाता है, जैसे 99 + 45 करना हो तो दिमाग में पहले 100 + 45 करो, फिर 1 घटा दो, है ना, क्योंकि हमने 1 ज़्यादा जोड़ लिया था। फ्रैक्शन सिखाने के लिए टीचर सेब या कागज़, पेपर फोल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं, है ना, उसके हिस्से विस्से करके। समझ में आई बात। और मेंटल अर्थमेटिक कहाँ कहाँ काम आता है भाई? ऑटो वाले को 100 रुपये का नोट दिया मान लो आपने, और किराया 35 रुपये था, तो आपका दिमाग तुरंत कैलकुलेशन करता है, 100 में से 30 गए 70, 5 और गए 65 वापस मिलेंगे, है ना। तो ऐसे तोड़ तोड़ के, ऐसे तोड़ तोड़ के करना है। फ्रैक्शंस में क्या होता है भाई? जैसे मम्मी कहती हैं, बेटा आधा गिलास पानी दे दो, या 1 पाव पनीर ले आओ, है ना, तो हमें पता रहता है कि 1/4 भाग कर देना है। आधा बोला है तो भाई आधा पूरे के 2 हिस्से कर देने और 1 हिस्सा दे देना, है ना। तो मेंटल मैथ से दिमाग की प्रोसेसिंग स्पीड तेज़ होती है, आप स्मार्ट बनते हैं, और कोई भी दुकानदार आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता। तो मेंटल मैथ क्या? एक तरीके से दिमागी कैलकुलेटर, और फ्रैक्शंस क्या? हिस्सेदारी, यानी शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो हमने पीआरटी मैथ के पहले 3 सिलेबस को देख लिया भाई अच्छे से। जियोमेट्री देख लिया, है ना, स्पेस, शेप्स, स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग, सॉलिड्स अराउंड अस, नंबर सेंस, काउंटिंग देख लिया, ऑपरेशंस देख लिए चारों, और एडवांस बेसिक्स देख लिया, है ना, मेंटल अर्थमेटिक एंड फ्रैक्शनल नंबर्स। अब हम बाकी मनी, मेजरमेंट, ये अगले उसमें करेंगे, तो कर लेते हैं भाई इसी में। तो अब हम करने जा रहे हैं मैथ के और जो बाकी के टॉपिक हैं वो करने जा रहे हैं। ठीक है। तो इसमें आ जाता है मनी, मेजरमेंट एंड यूनिट्स,
लेंथ, वेट, कैपेसिटी, वॉल्यूम, टाइम, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो सिलेबस का ये हिस्सा हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को, है ना, यानी दुनिया को नापने के बारे में है, ठीक है, नापने तोलने के बारे में। अब इसमें सबसे पहले मनी यानी पैसे, रुपये और पैसे का जोड़ घटाना, ये सब आता है इसमें। फिर मेज़रमेंट एंड यूनिट्स, मापन और इकाइयाँ, किसी भी चीज़ को नापने का स्टैंडर्ड तरीका। लेंथ यानी लंबाई, कोई चीज़ कितनी लंबी है या दूर है, इसे सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर में नापते हैं, अलग अलग यूनिट्स में। फिर वेट यानी वज़न, कोई चीज़ कितनी भारी है ना, कितने ग्राम की है, कितने किलोग्राम की है, वो वेट में आ जाता है। फिर कैपेसिटी यानी वॉल्यूम यानी क्षमता, आयतन, किसी बर्तन में कितना लिक्विड आ सकता है, वो होती है उसकी कैपेसिटी यानी वॉल्यूम, है ना। लीटर, मिलीलीटर, इसमें इसको हम मेज़र करते हैं वॉल्यूम को। फिर टाइम, समय, घड़ी देखना, है ना, आवर्स, मिनट्स, सेकंड्स और एम पीएम का कॉन्सेप्ट देखना। प्राइमरी में बच्चों को अगर ये नहीं आएगा तो वह असल में ज़िंदगी में कभी इंडिपेंडेंट नहीं बन पाएंगे। तो बिना इसके ना तो वो बाज़ार में सही सामान ला सकते, ना ही समय समय पर स्कूल पहुंच सकते। तो बहुत ज़रूरी है ये सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है। टीचर क्लास में स्केल यूज़ करता है लेंथ के लिए, वजन तौलने वाली मशीन वेट के लिए, या पानी की बोतल कैपेसिटी के लिए लाकर बच्चों को प्रैक्टिकल्स करवा सकता है ना। इसमें यूनिट्स को आपस में बदलना, कन्वर्जन सिखाया जाता है, जैसे 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, या 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट, 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड, है ना। तो मनी और वेट का कॉन्सेप्ट इसमें कैसे काम करता है हमारी दुनिया में भाई। जब हम सब्जी वाले को कहते हैं भैया 1 किलो आलू दे दो, हाँ, वेट का कॉन्सेप्ट ही तो है इसमें, और बदले में 50 रुपये मनी देते हैं। तो वेट और मनी दोनों का कॉन्सेप्ट लगाना। कैपेसिटी, जब सुबह दूध वाला 2 लीटर दूध देकर जाता है, तो लीटर, 2 लीटर क्या है, कैपेसिटी है ना, वॉल्यूम है। टाइम, जब हम सोचते हैं मेरा फेवरेट कार्टून 5 बजे आएगा, है ना, टाइम है 5 बजे, अभी 4:30 हुए हैं, मतलब आधा घंटा बाकी है ना, हिसाब भी लगाना। तो ये आम इंसान को हिसाब किताब में तेज़ बनाता है। कोई भी दुकानदार आपको कम सामान तौल कर या पैसे काट कर बेवकूफ़ नहीं बना सकता, ठीक है। तो याद रखने के लिए भाई अपना लेंथ ये देख लेना, वेट और कैपेसिटी, ठीक है। इसमें इतना ही मोटा मोटा है। अब पैटर्न्स, एलसीएम, एचसीएफ, ये क्या है भाई। पैटर्न, सबसे पहले कोई भी डिजाइन, नंबर या शेप जो एक ख़ास रूल यानी नियम के हिसाब से बार बार रिपीट होता है, जैसे 2, 4, 6, 8, तो अगला क्या होगा 10, तो यही होता है पैटर्न। फिर एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्ती, वो सबसे छोटा नंबर जो दी गई 2 या उससे ज़्यादा संख्याओं के पहाड़े में आता हो, वो सबसे छोटा नंबर जो दी गई 2 या उससे ज़्यादा संख्याओं के टेबल में आता हो, ठीक है। जैसे 3 और 4 दोनों के पहाड़े में सबसे पहले 12 आता है, तो एलसीएम 12 है, ठीक है। एचसीएफ क्या होता है भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, महत्तम समापवर्तक, वो सबसे बड़ा नंबर जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह काट सके यानी डिवाइड कर सके। जैसे 12 और 16 दोनों को काटने वाला सबसे बड़ा नंबर 4 है, तो एचसीएफ क्या हुआ 4, है ना। तो वो सबसे बड़ा नंबर जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह काट सके। तो ये इसलिए ज़रूरी है। पैटर्न से क्या होता है, बच्चों के दिमाग को लॉजिकल और तेज़ कैलकुलेशन करने के लिए हम बनाते हैं, तेज़ बनाने के लिए बेसिकली लॉजिकल और तेज़ बनाते हैं हम बच्चों के दिमाग को। एलसीएम और एचसीएफ बहुत सी रियल लाइफ प्रॉब्लम, जैसे चीज़ों को बराबर बांटना, है ना, या एक साथ होने वाले काम का समय निकालना, ये सब सॉल्व करने में मदद मिलती है ना। अब टीचर पहले फैक्टर्स और मल्टीपल सिखाता है ना। सबसे पहले तो फैक्टर्स यानी टुकड़े करना, और फिर मल्टीपल्स यानी पहाड़े। फिर एलसीएम एचसीएफ निकालने के 2 तरीके, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीज़न मेथड।
ये सिखाए जाते हैं फिर, ठीक है। तो पैटर्न्स जैसे मम्मी की साड़ी का किनारा या दिवाली की रंगोली, है ना, जहाँ एक ही फुल बार बार रिपीट होता है तो उस पर पैटर्न है ना। एलसीएम मान लो 3 अलग अलग ट्रैफिक लाइट 10, 15, 20 सेकंड के बाद बदलती हैं, है ना। 10 सेकंड, 15 सेकंड और 20 सेकंड के बाद बदलती हैं, तो वो तीनों एक साथ कब बदलेंगी इसका पता एलसीएम निकाल कर चलता है, ठीक है। 60 सेकंड में तो 10, 15 और 20 का एलसीएम होता है 60, तो एक साथ वो अगले 60 सेकंड में बदल जाएंगे, ठीक है। एचसीएफ जैसे आपके पास 20 लाल और 30 नीले रिबन है ना, आप इन्हें बिना काटे बराबर पैकेट में बांटना चाहते हैं, सबसे बड़ा पैकेट कितने का होगा, तो एचसीएफ निकाल कर पता चलेगा, है ना। 10 रिबन का, 10 रिबन का बिना काटे और बराबर बराबर पैक करना चाहते हैं, तो 10 रिबन का पैकेट होगा, बराबर बराबर ही हो जाएगा, 10 नीले वाले आ जाएंगे और 10 लाल वाले, इससे ज़्यादा हम ले नहीं सकते। तो इतनी बात तो आ गई होगी भाई साहब समझ में, है कि नहीं। तो इससे इंसान प्रॉब्लम सॉल्वर बनता है, वो समझ पाता है कि रिसोर्सेज यानी सामान को कैसे बेहतरीन तरीके से डिस्ट्रीब्यूट या सिंक्रोनाइज़ करना है, एक साथ चलाना है ना, डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कैसे। तो एलसीएम की फुल फॉर्म तो भाई साहब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना, मीटिंग कह लो भाई, मीटिंग पॉइंट कह लो, जहाँ जाकर मिले। और एचसीएफ को ऐसे याद रख लो, हाईएस्ट कॉमन फ्रैगमेंट, सबसे बड़ा बराबर टुकड़ा, ठीक है। फिर इसके बाद आता है मेंसुरेशन, एरिया एंड वॉल्यूम पेरीमीटर भी, ठीक है। तो भाई मेंसुरेशन में क्या है, क्षेत्रमिति बोलते हैं इसे हम हिंदी में, मैथ की वो ब्रांच जिसमें हम आकारों को नापते हैं, शेप्स को नापते हैं। पेरीमीटर यानी परिमाप, किसी भी शेप के बाहरी किनारे की कुल लंबाई, बाउंड्री की लेंथ होती है पेरीमीटर। एरिया, कोई 2D शेप जैसे कागज़ अंदर कितनी जगह घेरता है, सरफेस, कितना सरफेस एरिया वो घेरता है, उसी को एरिया बोलते हैं, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है, कोई 3D शेप जैसे बॉक्स है कोई, अपने अंदर कितनी जगह है यानी स्पेस घेरता है, उसे हम बोलते हैं वॉल्यूम, ठीक है। अब ये क्यों सीखें भाई, अब क्या आप बता सकते हैं कि आप कि एक कमरे में कितनी टाइल्स लगेंगी या खेत के चारों तरफ तार लगाने में कितना खर्चा आएगा, ये सब मेंसुरेशन से ही सॉल्व होता है, ठीक है। तो बच्चों को रटवाया नहीं जाता, टीचर एक धागे से किताब के चारों तरफ से नाप लेकर यानी पेरीमीटर लेकर परिमाप का कॉन्सेप्ट समझाता है, पेरीमीटर का। ग्राफ पेपर के छोटे छोटे स्क्वायर गिनकर एरिया निकालना सिखाया जाता है, ठीक है। तो पेरीमीटर कहाँ यूज होता है, जब किसान अपने खेत की फसल को जानवर से बचाने के लिए चारों तरफ फेंसिंग करता है ना, फेंस लगाता है, बाड़ या तार, तो वही होता है पेरीमीटर कि कितनी तार लगेगी। एरिया, जब पापा हमारे घर की दीवारों पर पेंट करवाने के लिए पूछते हैं कि इस दीवार का एरिया कितना है ताकि पेंट का डिब्बा ला सकें, तो वहाँ पे एरिया का कॉन्सेप्ट लगता है। वॉल्यूम, जब आप देखते हो कि आपकी पानी की टंकी में कितना लीटर पानी भर सकता है, तो वहाँ पे वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है ना। तो कंस्ट्रक्शन जैसे घर बनाने, डेकोरेशन और पैकिंग जैसे हर काम में ये कॉन्सेप्ट इंसान के रोज़मर्रा वाले काम को तेज़ बनाता है और उसमें काम आता है, ठीक है। तो मदद करता है ये, तो इससे हम अंदाज़ा लगाना सीखते हैं और हमारा पैसा वेस्ट नहीं होता, है ना, जितनी ज़रूरत है उतना ही हम कर पाते हैं एग्जैक्ट तरीके से। तो पेरीमीटर को समझ लो भाई बाउंड्री वॉल, जो हम मेज़र करते हैं कि कितनी है ना, या बाड़ समझ लो। एरिया क्या होता है भाई, फ्लोर, कितना एरिया है ज़मीन का या कारपेट का, है ना। वॉल्यूम, वाटर टैंक की कितना पानी आ सकता है उसमें। तो हमने इसमें 3 और इम्पोर्टेंट सेक्शन कवर कर लिए, ठीक है। मनी,
मेज़रमेंट यूनिट, है ना, जिसमें लेंथ, वेट, कैपेसिटी, वॉल्यूम, टाइम देख लिया। फिर पैटर्न, एलसीएम, एचसीएफ देख लिया, और मेंसुरेशन, एरिया और वॉल्यूम और पेरीमीटर देख लिया। अब हम थोड़ा सा और टॉपिक रह गया, उसको भी कवर कर लेते हैं मैथ के। तो पिछले में हमने देख लिया था मैथ के मेज़रमेंट, एलसीएम, एचसीएफ, मेंसुरेशन, ये सब, ठीक है। अब हम देखेंगे डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड, यानी दूरी, समय और गति। ये तीन बहुत ही ख़ास दोस्तों की तरह समझो इसे, ठीक है। डिस्टेंस यानी दूरी, आप कितनी दूर गए, मीटर में, किलोमीटर में मेज़र, ठीक है। समय यानी टाइम, आपको वहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगा, कितना वक्त लगा, सेकंड्स, आवर्स कितना। स्पीड, आप कितनी तेज़ या धीरे चल रहे थे, है ना, किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, है ना, मीटर पर सेकंड के हिसाब से, ठीक है। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं आता तो आप हमेशा अपनी ट्रेन या स्कूल बस मिस कर देंगे, है ना। अगर टीचर को ये सिखाना होता है ताकि बच्चे टाइम मैनेजमेंट सीख सकें, है ना, तो उससे वो क्या होता है, फेमिलियर हो जाते हैं टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो इसका एक बहुत ही सिंपल फार्मूला होता है, स्पीड इक्वल्स टू में डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अगर आपको कोई भी दो चीज़ पता है तो आप तीसरी चीज़ आराम से निकाल सकते हो। मान लो आपका स्कूल 10 किलोमीटर दूर है, आपकी स्कूल बस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, है ना, इस स्पीड से चलती है, तो आप तुरंत कैलकुलेशन कर लोगे कि स्कूल पहुंचने में 20 मिनट लगेंगे, है ना। डिस्टेंस अपॉन में टाइम, 20 मिनट लगेंगे, किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 30 पर आवर, 30 किलोमीटर। हैं भाई, ज़रा 1 मिनट रुको। हाँ, तो इसमें क्या है भाई, डिस्टेंस अपॉन में टाइम यानी 10/3, है ना। तो 1/3 हमारा क्या आ गया, स्पीड, नहीं स्पीड तो दी हुई है, ये हमारा आ गया क्या कहते हैं, टाइम। अब 1/3 जो आया है वो आवर आया है, 1/3 आवर का मतलब क्या होता है, 20 मिनट, 1/3 गुणा 60 से कर देंगे, ठीक है। तो आप तुरंत कैलकुलेशन कर लोगे और स्कूल पहुंचने का टाइम निकाल लेंगे। तो इससे हम अपने सफ़र यानी ट्रैवल की सही प्लानिंग कर पाते हैं। हमें पता होता है कि घर से कितने बजे निकलना है ताकि हम सही समय पर पहुंच सकें। इसे DST ट्रायंगल से याद रखो, ठीक है। D हमेशा सबसे ऊपर रहेगा टॉप पर, और S और T नीचे, यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, या स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। 3 फार्मूले बन सकते हैं ना, या स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या टाइम इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब कमर्शियल मैथ्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज एंड रेशियो और एवरेज। तो ये क्या है भाई, ये बाज़ार का मैथ्स है, ठीक है, कमर्शियल मैथ जो पैसों और हिस्सों के बारे में है। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है, लाभ हानि, जितने में सामान खरीदा कॉस्ट प्राइस कहते हैं उसे CP, और जितने में बेचा सेलिंग प्राइस कहते हैं उसे SP। अगर ज़्यादा में बेचा तो प्रॉफिट, कम में बेचा तो लॉस। परसेंटेज क्या होता है, प्रतिशत, किसी भी चीज़ को 100 के हिस्सों में देखना, परसेंट यानी हर 100 पर, ठीक है। रेशियो, दो चीज़ों की तुलना, कंपेयर करना, जैसे 2:1। और एवरेज, बहुत सारे नंबर्स के बीच का नंबर निकालना, मिडल नंबर, एवरेज निकालना, ठीक है।
तो भाई ये तो है ठीक। अब आता है कि क्यों क्यों सीखें ये बच्चे। तो यही वो मैथ है जो इंसान को अमीर या गरीब बनाता है। अगर बच्चों को परसेंटेज या प्रॉफिट लॉस नहीं आएगा तो कोई भी दुकानदार उसे बेवकूफ़ बना सकता है। ठीक है। टीचर क्लास में नकली पैसे यानी प्ले मनी और दुकान रोल प्ले लगाकर ये सिखा सकता है। एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है भाई? सारे नंबर्स को जोड़ो और जितने नंबर्स हैं उससे डिवाइड कर दो, है ना। तो जैसे मान लो जब आप मॉल में देखते हो, प्रॉफिट लॉस वाला देखो, पर प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट देखो। जब आप मॉल में देखते हो 50% फ्लैट ऑफ, फ्लैट 50% ऑफ, तो आप तुरंत कैलकुलेट करते हो कि 1000 रुपये की शर्ट 500 रुपये में मिलेगी, क्योंकि 50% सीधा ऑफ है। रेशियो को कैसे समझ सकते हो भाई रियल लाइफ में? जब मम्मी चाय बनाती हैं तो 2 कप दूध और 1 कप पानी डालती हैं, ये 2:1 का रेशियो है। एवरेज कैसे? जब हम पूछते हैं कि विराट कोहली का एवरेज क्या है, मतलब वो हर मैच में लगभग कितने रन बनाता है, तो ये होता है एवरेज का कॉन्सेप्ट। तो ये आम इंसान को फाइनेंशियल लिटरेसी यानी पैसों की समझ देता है। आप अपने पैसों की सही बचत और सही खर्च ये सीख पाते हैं। तो प्रॉफिट मतलब पैसा आया, लॉस मतलब हम लुट गए, नुकसान हो गया, और एवरेज मतलब सबका साथ सबका विकास, सबको जोड़ो और सब में बांट दो बराबर बराबर। फिर एडवांस बेसिक्स, इसमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं भाई? लाइंस एंड एंगल्स, सर्कल्स, ट्राइंगल्स। तो ये जियोमेट्री का थोड़ा सा एडवांस लेवल है बच्चों के हिसाब से। लाइंस एंड एंगल्स क्या होती हैं? रेखाएं और कोण। जब दो सीधी रेखाएं, स्ट्रेट लाइंस, आपस में टकराती है तो उनके बीच का जो घुमाव होता है, जो टर्न होता है, जो कॉर्नर होता है, वो एंगल कहलाता है। ठीक है। सर्कल क्या होता है भाई? वृत्त, बिल्कुल गोल आकार होता है इसका, जिसमें सेंटर एक तो केंद्र होता है, फिर रेडियस यानी त्रिज्या, और डायमीटर यानी व्यास होता है। ट्राइंगल्स, त्रिभुज, 3 साइड्स और 3 एंगल्स वाली शेप, इसके तीनों एंगल्स का जोड़ हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है। तो दुनिया की हर बिल्डिंग, पुल, मशीन इन्हीं शेप्स और एंगल से मिलकर बनी है। इसके बिना कोई भी इंजीनियरिंग या डिजाइन मुमकिन नहीं है। बच्चों को प्रोटेक्टर यानी डी स्केल जो होता है ना, जिस पे 180 डिग्री तक होते हैं, जो डी होता है मेरा, उससे एंगल्स, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट एंगल ये नापना सिखाया जाता है। और कंपास जो होता है प्रकार, उससे परफेक्ट सर्कल बनाना सिखाया जाता है। लाइंस एंड एंगल्स कहाँ कहाँ आता है भाई? घड़ी की सुइयाँ होती हैं ना, जैसे जब 3 बजते हैं तो दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री यानी राइट एंगल बनता है। सर्कल या ट्राइंगल, पिज्ज़ा होता है, पिज़्ज़ा पूरा गोल होता है, लेकिन उसका एक टुकड़ा ट्राइंगल जैसा होता है ना, स्लाइस जो होता है एक उसका। इससे हमारी विजुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। हम चीज़ों को सिर्फ देखते नहीं हैं, बल्कि उसके डिज़ाइन के पीछे का लॉजिक समझने लगते हैं। उनके डिज़ाइन के पीछे का लॉजिक समझने लगते हैं हम। समझ में आई बात? सिर्फ देखते नहीं हैं। हाँ, तो भाई नाम याद रख लेना एंगल्स के नाम। 90 से छोटा जो होता है क्यूट होता है, वो एक्यूट एंगल, ठीक है, प्यारा सा होता है। 90 के बराबर राइट, राइट होता है एकदम, राइट एंगल बिल्कुल सही, है ना। और 90 से बड़ा ऑब्ट्यूज एंगल, और 90 और 180 के बीच जो होता है वो होता है रिफ्लेक्स। ठीक है। और 360 पूरा कंप्लीट एंगल, 180 स्ट्रेट एंगल। ठीक है। ऑब्ट्यूज मतलब मोटा फैला हुआ। फिर स्टैटिस्टिक्स और डाटा हैंडलिंग भी दिया हुआ है भाई, आंकड़ों का प्रबंधन। इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन या जानकारी होती है, उसे कहते हैं डाटा। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन या जानकारी, उस जानकारी को अच्छे से संभालना और ऐसे देखना कि एक बार देखते ही सब समझ आ जाए। जैसे टैली मार्क्स, बार ग्राफ, है ना, पाई चार्ट्स, ये सब बनाना। अगर स्कूल में 1000 बच्चे हैं, है ना, तो प्रिंसिपल एक एक बच्चों का रिकॉर्ड पन्नों पर नहीं पढ़ सकता,
उसे ग्राफ चाहिए होते हैं ताकि वो 1 मिनट में समझ जाए कि कितने बच्चे पास हुए और कितने फेल, ग्राफ देखते ही। ठीक है। टीचर क्लास में बच्चों की फेवरेट चॉकलेट का डाटा कलेक्ट करता है, फिर उसे टेबल या ग्राफ में बनाकर दिखाता है कि देखो डेयरी मिल्क की बिल्डिंग यानी बार ग्राफ सबसे ऊंची है। तो ठीक है। तो जब आप टीवी पर क्रिकेट मैच देखते हो तो स्क्रीन पर एक ग्राफ आता है जो बताता है कि किस ओवर में कितने रन बने। वो डाटा हैंडलिंग का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। ठीक है, किस ओवर में कितने रन बने, है ना डाटा हैंडलिंग का एग्जाम्पल बढ़िया। अब ये हमें स्मार्ट बनाता है। हम अखबारों और न्यूज़ में दिखाए गए बड़े बड़े डाटा जैसे चुनाव के नतीजे या मौसम का हाल, इन सबको आसानी से पढ़ और समझ पाते हैं, है ना। तो डाटा यानी इन्फॉर्मेशन का ढेर और हैंडलिंग उसे ग्राफ में सजाकर दिखाना। ठीक है। तो हमने भाई मैथ का सिलेबस भी पीआरटी का कर लिया। डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, कमर्शियल मैथ, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, मोटा मोटा, है ना। जियोमेट्री बेसिक्स, लाइन्स एंड एंगल्स, सर्कल्स, ट्राइंगल्स, स्टैटिस्टिक्स और डाटा हैंडलिंग, ये देख लिया भाई। ठीक है। अब अगले में हम करेंगे भाई ईवीएस। ठीक है, जिसमें हम फैमिली, फूड, शेल्टर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन, योगा, स्पोर्ट्स, आर्ट्स और बहुत सारे मज़ेदार टॉपिक। ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं भाई, वीडियो लंबी हो जाएगी नहीं तो। बाय बाय।